Assalamu alaikum. My name is Dr. Faisal Kadir. Welcome to Study Vision's YouTube channel. We have started this current affairs series primarily because students have inquired for current affair lectures. These will be targeted specifically for current affairs. This will help you in your international relations, your essay paper, and your current affairs. Also, it will also be beneficial for other subjects as well that are linked to current affairs. आज का जो हमारा लेक्चर होगा दैट विल बी अबाउट ग्लोबल एंड रीजनल पॉलिटिक्स. इट वुड नॉट बी स्पेसिफिक टू वन स्टेट और वन रीजन. इसमें हम लोग डायनामिक्स ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे ताकि स्टूडेंट्स को जो मसला होता है रीजनल डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करने में, ग्लोबल डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करने में और उनकी एक कनेक्टिविटी बनाने में, तो दिस लेक्चर वुड बी हेल्पफुल इन दैट. इसमें हम लोग 2-3 टॉपिक्स स्टडी करेंगे सच एज दी यूएस इंडिया पैसिफिक स्ट्रैटेजी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आ रही है. इसमें हम लोग स्ट्रेट्स का जिक्र करेंगे सच एज दी मलाक्का स्ट्रेट, दी बाब अल मंदेब एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. उसका रोल क्या है चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी पे, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर यूएसएस फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी या ब्लू इकोनॉमी पे इस सारे वार्म वाटर्स और ओशंस का इफेक्ट क्या है, हाउ कैन वी यूटिलाइज गवादर. आफ्टर दैट इसी लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ BRI, CPEC एंड इन्हीं मलाक्का स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड बाब अल मंदेब के साथ हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे all of this BRI and this CPEC project. We will then focus on other aspects as well. So let us start. तो स्टूडेंट्स बात ऐसी है कि देयर आर फ्यू ग्लोबल प्लेयर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस जिसको समझने के लिए थोड़ी सी कनेक्टिविटी चाहिए होती है स्टूडेंट्स को. स्पेसिफिकली जब आपके एग्ज़ाम के अंदर, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो एक फॉरेन पॉलिसी का नहीं पूछा जाता. दे यूजुअली कनेक्टेड टू डिफरेंट रीजन्स एंड डिफरेंट फैक्ट्स दैट आर हैपनिंग. हमारे पास जो मेजर प्लेयर्स रीजन में आ रहे हैं उसमें ऑब्वियसली हम पाकिस्तान का जिक्र तो करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ जो रीजन में मेजर प्लेयर्स और हैं दैट इज़ और नेबरिंग कंट्री इंडिया, दैट इज़ और नेबरिंग कंट्री चाइना. उसके अलावा यूएस का रोल इन द रीजन and Russia's increasing importance in our region as well. अगर हम डिस्कस करें पहले यूएस इंडिया पैसिफिक स्ट्रैटेजी को, तो ये एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है यूनाइटेड स्टेट्स की टुवर्ड्स इंडिया ताकि वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को सिक्योर कर सके. यही ओशंस हमारे पास जो अवेलेबल हैं, गवादर पोर्ट के साथ जो कनेक्ट होते हैं, हमारे पास मलाक्का स्ट्रेट के साथ जो कनेक्ट होते हैं, बाब अल मंदेब के साथ कनेक्ट होते हैं, दीज आर ऑफ वेरी इंपॉर्टेंस टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. दैट इज़ द रीज़न दैट इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने हैवी अमाउंट पे अपनी नेवल फोर्स को डिप्लॉय किया हुआ है इन्हीं वाटर्स के अंदर. अब यही स्ट्रेट जो है, जो इंडिया पैसिफिक स्ट्रैटेजी हमारी आ रही है, इसके अंदर हमारे पास पैक्ट्स कौन कौन से हैं. इसमें अगर हम पैक्ट्स की बात करना स्टार्ट करें तो देयर आर समथिंग कॉल्ड एज द क्वाड, द बायलैटरल अग्रीमेंट्स बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस एज वेल. इसमें हम लोग न्यूजीलैंड का रोल बता सकते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द पैक्ट्स दैट आर प्रेजेंट इन द यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी. इसमें अभी जो प्रोग्रेस हुआ है यूएस इंडिया पैसिफिक स्ट्रैटेजी में, इसमें मालाबर एक्सरसाइजेज हुए नेवल and the India Pacific Economic Framework आया है that was launched in 2022. ये एक इकोनॉमिक कॉपरेशन है between the Indian state actor and US state actor, ताकि वो चाइना का जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, चाइना की जो इकोनॉमिक ग्लोबल ग्रोथ हो रही है स्पेसिफिकली इस रीजन के अंदर, उसको वो ब्रेक कर सकें. इसके अलावा जो क्वाड का हमने बात की, विच इज़ अ क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें हमारे पास मल्टीपल कंट्रीज आती हैं. दिस इज़ स्पेसिफिकली अ मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग
इसमें जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेज हैं, इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत सारी बातें की गई हैं। एंड स्पेसिफिकली अभी जिस तरह मैंने जिक्र किया मालाबर नेवल एक्सरसाइज का, जिसमें यूएस, इंडिया और जापान ने पार्ट लिया। दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन मैनी ईयर्स कि एक ऐसी एक्सरसाइज होती है दैट इज़ प्राइमरीली फोकस्ड ऑन नेवल एक्सरसाइजेज। उसके बाद अगर हम बात करें यूएस इंडिया पैसिफिक स्ट्रैटेजी के अंदर बाकी पैक्ट्स एंड ट्रीटीज़ की, तो इसमें हमारे पास ये बैका आता है, दैट इज़ योर बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, दैट वाज साइंड इन 2020। इसमें आपका जो स्पेशल इंटेलिजेंस था वो शेयरिंग इन्हांस करने की कोशिश की है, उसमें शेयरिंग करने की कोशिश की गई है, और सिचुएशनल अवेयरेंस एंड मिलिट्री कॉपरेशन की बात की गई है इसी बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट में, दैट वाज साइंड इन 2020। उसके बाद हमारे पास लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट आते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लेमोआ भी कहते हैं। ये बेसिकली 2016 के अंदर साइन किया गया था, और दिस वाज टू एक्सेस मिलिट्री बेसिस ऑफ इंडिया एंड ये जो भी लेमोआ के अंदर हैं, सो दैट लॉजिस्टिक्स सपोर्ट हो सके एट टाइम्स ऑफ नीड, ताकि ईजी एक्सेस हो सके। उसके बाद देयर इज ऑल्सो अनदर pact in the US India Pacific strategy, US Indo Pacific strategy, that is known as the COMCASA, COMCASA, which stands for Communication Compatibility and Security Agreement, that was signed in 2018, and this was specifically done for to securing communications and जिसमें equipment and technology की transfer की बात की गई है। उसके अलावा हम लोगों ने जो देखा पास्ट में 2015 के अंदर एक MDA होता है, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, दैट वाज लॉन्च्ड इन 2015, एंड दिस इज़ बेसिकली डन फॉर कि वो US एंड इंडिया के दरमियान जो मैरीटाइम सिक्योरिटी का जो कॉपरेशन आ रहा है उसको इन्हांस कर सकें। आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड, वी विल स्टडी and we will look at the features of the new Indo-Pacific strategy under Joe Biden's administration. And यही जो हमारे पास न्यू इंडो-पैसिफिक स्ट्रैटेजी आ रही है, इस न्यू इंडो-पैसिफिक स्ट्रैटेजी का चाइना के ऊपर क्या असर है। तो सबसे पहले जो बाइडन के अंडर हमारे पास की फीचर आ रहा है, दैट इज नंबर 1, फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक स्ट्रैटेजी। इसका ये मतलब है कि जो इंडो पैसिफिक है दैट शुड बी फ्री फॉर ऑल। ये ट्रेड के लिए ओपन होना चाहिए, ये इसके अंदर एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, इसमें फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होनी चाहिए। और ये जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है, ये कौन से फ्रेमवर्क के अंडर आती है यूएस के? सो ये एक एक्ट है, एक पॉलिसी आप इसको कह सकते हो, एक फॉरेन पॉलिसी आप इसको कह सकते हो। दिस इज थ्रू द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन, जो कि यूएस ने लॉन्च किया इन द इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। उसके बाद अगर हम बात करें अंडर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, तो स्ट्रेंथनिंग अलायंस की आपकी सेकंड हेडिंग होगी। स्ट्रेंथनिंग अलायंस के अंदर हम वही बैका क्वाड की बात करेंगे, विच विल कम अंडर द स्ट्रेंथनिंग अलायंसेस पार्ट। अगर हम लोग थर्ड पोर्शन पे जाएं, थर्ड हेडिंग जो आपकी होगी अंडर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की टॉपिक के अंदर, सो दैट वुड बी एनहांसिंग सिक्योरिटी कॉपरेशन, जो कि जिसके अंदर आप कॉमकासा का जिक्र करोगे, जिसके अंदर आप बैका का जिक्र करोगे, जिसके अंदर आप MDA का जिक्र करोगे, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर। टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप की अगर हम बात करें, तो द वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन एरा, ये ग्लोबलाइज्ड एरा। तो इसमें अगर आप लोगों को याद हो तो देयर वाज अ बैन ऑन हुआवे बैक इन 2019 जब ट्रंप वाज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। अब हुआवे चूंकि इट इज़ प्राइमरीली चाइनीज़ कंपनी एंड ऑब्वियसली चाइना टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस बन चुका है, एंड इट इज़ गिविंग अ वेरी टफ टाइम टू US फर्म्स। सो देयर इज़ अ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट एंड अ क्लैश ऑफ पॉलिसीज, तो हुआवे को बैन कर दिया गया था। उसके अलावा अगर एक नई स्ट्रैटेजी की बात की जाए, नई पैक्ट की बात की जाए, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द US India 5G टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन एंड other programs that are included in this technological leadership,
That would be the Open RAN, RAN, Radio Access Network, which would be very beneficial कि India and US have an open uh, radio access network towards each other. अब फिफ्थ जो आपका या सिक्स जो आपका पॉइंट आ रहा है अंडर द जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज वाई इज Joe Biden doing this. Sixth point is that for promoting democratic values and human rights. ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की अगर इसलिए बात की जाए, सो जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमारे पास चाइना में नज़र आता है, दैट इज़ अ वन पार्टी सिस्टम, दैट इज़ सोशलिस्ट स्ट्रक्चर इकोनॉमिकली, कम्युनिज्म स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है। एंड ऑब्वियसली हमने कोल्ड वॉर के अंदर देखा था, 40 ईयर्स वॉर थी कोल्ड वॉर की। इट वॉज ऑल्दो बिटवीन यूएसएसआर एंड यूएसए, बट बेसिकली इट वॉज अ क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज, कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म। तो अगर उसको हम लोग यहाँ पर भी खींच लें तो इट इज़ एन, वी कैन कॉल दिस एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ अ कोल्ड वॉर, जिसमें यूएसए इज ट्राइंग टू डोमिनेट other ideologies and force their own ideology, which is capitalism, globalization, इसको free market economy कह सकते हो, laissez-faire economy कह सकते हो, on other players. And obviously China does not want anything from it. वो खुश हैं communism से, they have socialism, they have one party system. So it is also, we can also call this a clash of ideologies once again. Moving on to our next section, ये जो सारा हम लोगों ने बात की कि ये जो यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है, 6-7 हम लोगों ने पॉइंट्स की बात डिस्कस की। हाउ इज दिस अफेक्टिंग चाइना? ऑब्वियसली चाइना इज अ वेरी बिग प्लेयर, आप उसके खिलाफ कोई पॉलिसीज करोगे, ऑब्वियसली देयर विल बी अ रिटेलिएशन, ऑब्वियसली वो कुछ कर रहे होंगे। नंबर वन जो अफेक्ट हो रहा है चाइना से, चाइना किस तरीके से अफेक्ट हो रहा है, दैट इज द इंक्रीज्ड प्रेशर एंड कॉम्पिटिशन। ऑब्वियसली इंडिया इज अ वेरी मेजर प्लेयर इन द रीजन, और ठीक ठाक अगर आपको यूएस से सपोर्ट मिल रही है, सो देयर विल बी इंक्रीज्ड प्रेशर एंड कंपटीशन। देयर इज समथिंग दैट वी कॉल एज स्टेटस को, या स्टेटस को एंड रिविजनिस्ट पावर जिसको हम कहते हैं। स्टेटस को पावर वो पावर होती है दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन पावर। रिविजनिस्ट पावर हमारे पास वो होती है दैट इज ट्राइंग टू चेंज द एग्जिस्टिंग, वो निज़ाम जो हमारा होता है उस पावर को हम लोग कहेंगे रिविजनिस्ट पावर। अगर हम ग्लोबल स्ट्रक्चर की बात करें तो इस वक्त जो स्टेटस को है दुनिया के अंदर, दैट इज यूनिपोलैरिटी, और उसका वर्ल्ड लीडर कौन है, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पर हमारे पास रिविजनिस्ट पावर अगर हो गया, दैट इज योर चाइना। लेकिन अगर हम रीजन की बात करें तो रीजन के अंदर जो लीडर है, स्टेटस को जो चल रहा है, दैट इज चाइना। तो यहाँ पर रिविजनिस्ट जो होगा दैट वुड बी इंडिया। सो जब भी रिविजनिस्ट पावर आता है स्टेटस को चेंज करने के लिए, तो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर स्कॉलर्स ये बात करते हैं कि द स्टेटस को पावर विल नॉट गो डाउन इजीली। तो ऑब्वियसली अगर आप इंक्रीज्ड प्रेशर और कंपटीशन लेकर आ रहे हो तो चाइना रिटेलिएट करेगा। आफ्टर दैट सेकंड नंबर पर चैलेंजेस टू टेरिटोरियल क्लेम्स, जो चाइना अफेक्ट हो रहा है सारी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी से, इट इज़ दी चैलेंज टू इट्स टेरिटोरियल क्लेम्स। हम कौन सी टेरिटोरियल क्लेम्स की बात कर रहे हैं? हम लोग साउथ चाइना सी की बात कर रहे हैं। साउथ चाइना सी इज़ अ वेरी कंटेस्टेड एरिया, उस पर हम लोग बाकी डिटेल लेक्चर्स पे करेंगे बात, बट यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ। साउथ चाइना सी एक मैरीटाइम क्लेम है, एक टेरिटोरियल क्लेम है चाइना का, दैट हिस्टोरिकली इट बिलोंग्स टू चाइना, while there are other claimant countries such as Malaysia, Vietnam, Laos and other countries that claim के जो साउथ चाइना सी है इस पे इलीगल ऑक्यूपेशन हुई हुई है चाइना की तरफ से। एंड इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस ने, यूएस ने, ऑस्ट्रेलिया ने, यूके ने बहुत बार आवाज़ भी उठाई है, और ठीक ठाक एक टसल चल रही है ऑन द इशू ऑफ साउथ चाइना सी, बट दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी। राइट नाउ विल डिस्कस द यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। आफ्टर दैट टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन भी आ सकता है इसके अंदर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्लैश भी इसके अंदर आ सकता है हमारे पास, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन की बात हो सकती है इसके अंदर। अब ये तो हम लोगों ने बात कर ली कि चाइना अफेक्ट कैसे हो रहा है। नाउ विल फोकस ऑन कि व्हाट इज चाइना डूइंग टू काउंटर दिस इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। नंबर वन, बैरी बुजान ने एक बात की थी कि देर इज ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड देर इज अ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट था
जिसमें हम लोग पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी, सोसाइटल सिक्योरिटी, पॉलिटिकल सिक्योरिटी, इकोनॉमिकल सिक्योरिटी। 4 टाइप्स ऑफ हमें सिक्योरिटी दी थी बैरी बुजान ने। दैट शोज कि if you want to take down a country in the 21st century, it can not be only because of your traditional security, जिसके अंदर आपके पास आर्मी आती है, मिलिट्री आती है, हार्ड पावर आती है। आप सॉफ्ट पावर से भी इन्फ्लुएंस कोर्स कर सकते हो इन 21st सेंचुरी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, इवन लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें, लिबरल थ्योरी की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोच लें, तो लिबरलिज्म वाले, न्यू लिबरलिज्म वाले भी ये बात करते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे इफ डिप्लोमेसी फेल्स, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी ही आपको बचाएगी। सो द फर्स्ट थिंग दैट चाइना इज ट्राइंग टू डू इज स्ट्रेंथनिंग इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज। उन लोगों ने अभी रिसेंटली जो कमिशनरी थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जो था वो उन लोगों ने लॉन्च किया है। उसके बाद उन लोगों ने जो साउथ चाइना सी है उसके अंदर आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए हैं। दैट इज़ एन ओल्ड स्टोरी बट स्टिल इट इज़ वर्थ मेंशनिंग हियर। साउथ चाइना सी के अंदर उन लोगों ने ठीक ठाक अपनी सिक्योरिटी को इन्हांस करने की कोशिश की है। थर्ड पॉइंट अगर हम लिखेंगे, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, they have increased their diplomatic and economic influence in the region. If we go back to COVID-19 के अंदर the major player was supposed to be United States of America, but it could not play its role as a world leader. वो जो वैक्यूम बन गया था वो चाइना ने बहुत easily fill कर लिया। सेकेंड अगर बात करें how is it increasing its diplomatic influence, अभी जो सऊदी ईरान रिप्रोचमेंट हो रही है जिसके ऊपर हम लोग एक डिटेल सा लेक्चर देंगे, सऊदी ईरान रिप्रोचमेंट के अंदर भी चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। थर्ड अगर हम बात करें अफगान तालिबान की इश्यूज, यूएस विड्रॉल की, तो यूएस विड्रॉल के बाद देयर वाज अ बिग पावर वैक्यूम जो कि पाकिस्तान फिल नहीं कर सकता था, क्योंकि पाकिस्तान इज नॉट रीजनल लीडर राइट नाउ विच कुड ओनली बी फिल्ड विद अ ग्लोबल लीडर। और वो फिल किया चाइना ने अपनी डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स से, जिस तरीके से भी हुआ। सो चाइना डिप्लोमेटिकली एंड इकोनॉमिकली ठीक ठाक यूएस को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। ये जो पॉलिसीज हैं ये चाइना की, दिस विल गो अलॉन्ग वे। उसके बाद डिसइंफॉर्मेशन एंड प्रोपेगेंडा जो सारा हो रहा है, चाइना का एक प्रोग्राम दैट इज नोन एज द वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, जिसके अंदर दे आर ट्राइंग टू ब्रेक दो स्टेरियोटाइप्स और प्रोपेगेंडा जो चाइना के खिलाफ हो रही हैं, एंड ट्राइंग टू डिबंक द मिथ्स दैट आर प्रेजेंट in the media in the postmodern world about China. Okay, after that हमने अगर देखा कि there is a topic जो हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, that is BRICS and their effort on de-dollarization. लेकिन it is worth mentioning here that China is part of BRICS and is in part of that de-dollarization process to economically strangulate the dollar dominance on the world. इसका अगर मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं कि इकोनॉमी का रोल क्या होता है हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, तो एक एनोलॉजी बिल्ड करके अगर आपको मैं दूं, पहले हमारे पास जो वर्ल्ड लीडर्स का कॉन्सेप्ट होता था, दैट वाज द बेटर नेवी दैट यू हैड, मिलिट्री दैट यू हैड। अगर हम पास्ट में जाएं तो लैंड फोर्सेस जो हमारे पास थे, that was primarily the major point that could have made you an empire. मुगल्स की बात करें, हम रोमन एम्पायर की बात करें, हम बाकी जितनी भी एम्पायर्स हैं, they had a very big army. उसके बाद हमारे पास नेविगेशन स्टार्ट हो गई, हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई, हमारे पास नेवी आ गई। द स्पेनिश आर्माडा केम, ब्रिटेन की नेवी आ गई, जर्मनी की नेवी आ गई, आपके पास ऑटोमन एम्पायर की नेवी आ गई। सो जिसका नेवल फोर्स स्ट्रांग था, दैट कुड कॉन्टेस्ट फॉर ट्रेड रूट्स, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट अपने सिक्योर कर सकते थे, इकोनॉमिकल अपनी सिक्योरिटी प्रोटेक्ट कर सकते थे। सो दे वुड हैव बीन कंसिडर्ड एज वर्ल्ड लीडर्स। उसके बाद हमारे पास टाइम चेंजिंग हुआ, फिर एक वक्त आया कि जिसके पास ज़्यादा लैंड होगी या डेमोग्राफी होगी वो हमारे पास एक वर्ल्ड लीडर के लिए कंटेस्ट कर सकता है, कॉलोनाइजेशन और इंपीरियल रेस एंड ऑल दैट, जिसमें हम लोगों ने देखा कि यूएसएसआर वाज अ वेरी बिग कंट्री, सोवियत यूनियन वाज अ वेरी ह्यूज कंट्री।
लेकिन जब 1989 1991 के अंदर जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गई, तो आईआर स्कॉलर्स और आपके जो करंट अफेयर्स के स्कॉलर्स थे, उन लोगों ने एक बात नोट की कि नो मैटर हाउ बिग ऑफ अ लैंड यू हैव, नो मैटर हाउ बिग ऑफ एन आर्मी यू हैव, नो मैटर हाउ बिग ऑफ अ नेवल फ्लीट यू हैव, आपके जो पिलर्स ऑफ द स्टेट हैं उसमें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है दैट इज योर इकोनॉमी, जो कि न्यू मार्क्सिस्ट इस पे बात करते हैं। न्यू मार्क्सिस्ट कहते हैं कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ योर पिलर है वो इकोनॉमी है। अगर आपकी इकोनॉमी वीक होगी तो आपकी स्टेट सर्वाइव नहीं कर सकती। योर इकोनॉमी विल डिटरमिन हाउ फार यू विल गो इन टू दिस वर्ल्ड। आपकी इकोनॉमी अच्छी है, आप टेक्नोलॉजिकल भी अच्छे हो, आपकी मिलिट्री भी अच्छी है, आप सोसाइटी भी आपकी अच्छी है, आपकी एचडीआई भी ऊपर होगी। ऑलराइट, सो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद वी हैव सीन शिफ्ट इन पॉलिसीज अराउंड द वर्ल्ड, जो कि जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक पे शिफ्ट कर रहे थे। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की नेशनल पॉलिसी, हम लोगों ने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर भी ये देखा, जिसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ था कि पाकिस्तान हैज शिफ्टेड फ्रॉम जियो स्ट्रेटेजिक टू जियो इकोनॉमिक, जिसके ऊपर हम लोग अलग से एक लेक्चर करेंगे। बट सिर्फ एक इन्फ्लुएंस आप लोगों को बताना चाह रहा था कि इकोनॉमी हैज़ अ वेरी बिग रोल। पाकिस्तान के ऊपर जो क्राइसिस आ रहे हैं इकोनॉमी के, जिसके ऊपर हम लोग एक लेक्चर लेंगे पूरा का पूरा कि इकोनॉमी के क्या क्राइसिस चल रहे हैं, आईएमएफ का जो हमारे पास अभी लोन आया है, ऑल दैट वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन पाकिस्तान का जो मेन मसला चल रहा है दैट इज़ इकोनॉमी। पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक हो जाए, पाकिस्तान इज गुड टू गो। सो इकोनॉमी हैज़ अ वेरी मेजर रोल इन द सर्वाइवल ऑफ द स्टेट। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि द इंक्रीजिंग डोमिनेंस ऑफ इंडिया, क्योंकि ऑब्वियसली आपको यूएस यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से जब सपोर्ट मिल रही है एंड आपका जो इन्फ्लुएंस है रीजन के ऊपर वो डोमिनेशन में आ रहा है, वो डोमिनेट हो रहा है, ऑब्वियसली यू विल बी अ हेजेमन। हम लोगों ने 1947 से लेकर 2023 तक देख लिया है कि सिंस और इंसेप्शन पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन एट वॉर विद India. That is one country that we have always faced clashes with. 1947 के अंदर हम इंसेप्ट हुए, 48 के अंदर हमारी वॉर हुई, 65 की हमारी हुई, 70s के अंदर हुई, फॉल ऑफ ढाका हमारा हुआ, कारगिल का इंसिडेंट हमारे पास हुआ, 2001 का हमारे पास स्टैंड ऑफ हुआ, उसके बाद मल्टीपल क्लैशेस टाइम टू टाइम हुए ज़ियाउल हक के टाइम पर एंड मल्टीपल क्लैशेस। सो दिस इज वन कंट्री दैट हैज बीन एट वी हैव बीन एट daggers drawn with it। तो इंडिया का जो इंक्रीजिंग रोल हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट दैट स्टूडेंट्स मिस कर लेते हैं, क्योंकि एफपीएससी ऑब्वियसली मांगेगी ये चीज़ आपसे कि यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी तो चले हो रहा है, लेकिन इसका इफेक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या हो रहा है? नंबर वन जो इफेक्ट हो रहा है दैट इज योर इंक्रीज्ड इंसर्कलमेंट। आपको अगर याद हो, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एक पॉलिसी थी इंडिया की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके अंदर उसके अलावा जो बाकी पॉलिसीज थी, इंडिया ने हमेशा ऐसी पॉलिसीज करने की कोशिश की है जिसमें दे हैव ट्राइड टू एक्ट एज अ हेजेमन ओवर पाकिस्तान एंड दे हैव टाइम एंड टाइम शिफ्टेड देयर फॉरेन पॉलिसी। उनकी फॉरेन पॉलिसी हमेशा से पाकिस्तान सेंट्रिक रही है रीजन के अंदर, टू इंसर्कल पाकिस्तान इन्फ्लुएंस, और इंसर्कल करने की कोशिश करें और इसको कॉर्नर करने की कोशिश करें। रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इंक्रीज इंसर्कलमेंट में, अगर हम बात करें दैट इज दी हम्बनतोटा पोर्ट इन श्रीलंका। अब ये भी इंडिया ने 99 ईयर्स का एक लीज सिक्योर किया है इन दैट पोर्ट एंड दैट इज ऑफ वेरी कंसर्न टू पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के साउथ ईस्टर्न कोस्ट में कंपटीशन और इंसर्कलमेंट का खतरा हो सकता है। आफ्टर दैट जो चाबहार पोर्ट का जो इंसिडेंट है ईरान में, उसमें इंडिया ने इंटरेस्ट शो की है एंड इंडिया वांट्स टू एक्सेस एंड वांट्स टू इन्वेस्ट इन द चाबहार पोर्ट। दिस विल नॉट ओनली गिव इंडिया एक्सेस टू अफगानिस्तान बट ऑल्सो सेंट्रल एशिया, एंड द मेजर पॉइंट हियर इज दैट this will bypass the Pakistan trade routes, which is a very challenging situation for Pakistan. After that, limited access to resources. Limited access to resources के अंदर जो main argument होगा
That is the India's oil corporation and exploration rights in the Arabian Sea. ये जो ऑयल कॉरपोरेशन के जो राइट्स मिले अरेबियन सी के अंदर, ये ओवरलैप करते हैं पाकिस्तान के मैरीटाइम क्लेम्स के ऊपर, एंड ये दिस कैन बी पॉइंट ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. ओके, इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि इंडिया का जो डोमिनेंट रोल आ रहा है ट्रेड में. हमने देखा जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई 2023 एंड 2022 के अंदर, द कोलंबो पोर्ट पे और मुंबई पोर्ट पे जो दे आर ट्राइंग टू ओवरकम देयर डेफिशिएंसीज इन ट्रेड, जो कि एक इकोनॉमिकल पावर हाउस की तरफ जा रहा है इंडिया, जो कि एक हेजमन की तरह एक रोल प्ले कर सकता है इन द इकोनॉमिक डोमेन अगेंस्ट पाकिस्तान. उसके बाद जो कंपटीशन का इन्फ्लुएंस आ रहा है, मालदीव्स का जो टिल्ट है वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो चुका है, विच इज़ ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ कंसर्न टू पाकिस्तान. इसके अलावा जो मिलिट्री इन्हांसमेंट हो रही है इंडिया की तरफ से, दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज देयर मिलिट्री कैपेबिलिटीज़. आप लोग को अगर अब ये देयर इज़ अ फ्रेमवर्क, देयर इज़ अ रिसर्च पब्लिकेशंस जो होती हैं पाकिस्तान के अंदर बाय द नेम ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन इंस्टीट्यूट, THESVI.com से आप .org से आप एक्सेस कर सकते हैं उसको. उसके अंदर आपको बहुत ब्यूटीफुल आर्टिकल्स मिलेंगे अबाउट न्यूक्लियराइजेशन ऑफ इंडियन ओशन, अबाउट मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, डीन्यूक्लियराइजेशन, नॉन प्रोलिफरेशन के बारे में. सो ये सारा आपका उधर से कवर हो सकता है. दिस वाज अबाउट द Pakistan should be wary of the increasing hegemon role of India. There is one point that I missed earlier and I want to throw emphasis on it. 2023 के अंदर एक इंसिडेंट होता है, पैसिफिक समिट होता है, जिसके अंदर अंडर द लीडरशिप ऑफ जो बाइडेन, एंड उस समिट के अंदर सोलोमन आइलैंड्स के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो अटेंड नहीं करते. पॉइंट यहाँ पे नोट ये करना है कि जो सोलोमन आइलैंड्स के जो प्राइम मिनिस्टर या सोलोमन आइलैंड्स था, इसके डिप्लोमेटिक जो रिलेशन था विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इट वाज वेरी गुड. बट the absence of the Prime Minister of Solomon Islands indicates that Solomon Islands has a tilt towards Chinese foreign policy or Chinese diplomatic venture right now. इसमें अगर हम लोग गौर करें, China is trying to build a naval base in the Solomon Islands, and PLA को जो People's Liberation Army है, चाइना की मिलिट्री है, उसको डिप्लॉय किया जाएगा सोलोमन आइलैंड्स में. नाउ what is the Solomon Islands and what is the importance of Solomon Islands in all of this case? Solomon Islands अगर आप मैप पे जाकर देखो तो it is present in between a very critical position, a critical juncture position, Australia and New Zealand के दरमियान, and it is also important for the trade routes that are present over there, such as the Malacca Strait or other South China Sea वगैरह हो गए. Presence of PLA will also be a very important point for Australia's defense strategy. जो क्वाड के अंदर ये लोग कह रहे हैं, तो चाइना अपनी जो इन्हांसमेंट है सिक्योरिटी की, उसके ऊपर भी लगा हुआ है. सो सोलोमन आइलैंड्स का जो टिल्ट था, that is a very can prove to be a very big game changer in all of the US Indo-Pacific strategy. लेक्चर के स्टार्ट में मैंने कहा था कि हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेट्स को, लेकिन इस लेक्चर के अंदर हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए. हम लोग सेकंड लेक्चर जो अपलोड करेंगे इन दिस टारगेटेड करंट अफेयर्स सीरीज ऑफ लेक्चर्स, उसके अंदर हम लोग स्टेट ऑफ मलाका, बाबल मंदेब, स्टेट ऑफ हॉर्मूज को डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान के गवादर पोर्ट को डिस्कस करेंगे. उसके अलावा जो टारगेटेड करंट अफेयर्स के लेक्चर्स के अंदर बाकी आएगा, दैट वुड बी वेरी इंसेंशियल फॉर योर 2024 अटेम्प्ट, 2025 attempt as well. Series of lectures होंगे that can break down certain concepts for you. It would range from IR concepts to current affair concepts. Thank you for watching Study Vision's YouTube channel. Allah Hafiz.